गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग गाइस। आपका एक बार फिर से आपका स्वागत है सुनीता हिंदी क्लासेस में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में अलंकार अलंकार की परिभाषा और उसके भेद को पढ़ाया था। ठीक है ना। आज जो आपका टॉपिक है पार्ट 2 में आपको मैं पढ़ाऊंगी अलंकार के भेद में। ठीक है, तो अलंकार के भेद आपने शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार आपने जाना था। आज हम शब्दालंकार को, ठीक है ना, उसके भेद और उन भेद में से कौन से टॉपिक को सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ते हैं। गाइस, आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका तो जो है आज की जो क्लास है, पार्ट 1 में आपने अलंकार पढ़ा। ठीक है, अलंकार की परिभाषा को पढ़ी। ठीक, अलंकार की परिभाषा के साथ साथ आपने उदाहरण भी पढ़ा था, उसके भेद भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उन भेद में सबसे 3 भेद के शब्द अर्थ और उभयालंकार में शब्द अलंकार को। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और विवक्षा। ठीक है ना। लेकिन देखिए गाइस, एग्जाम में अनुप्रास, यमक, श्लेष 90% इसी में से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका 20% 30% कर समझ लीजिए, चाहे लगभग, या 20% ही इसमें से वक्रोक्ति सब में आता है। लेकिन हमको इससे नहीं मतलब है, हमको क्या है कि पढ़ना है। जब आपके कोर्स में है, आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है, जिस टॉपिक को तो वो पढ़ना ही पढ़ना है, तो इसको भी पढ़ना है। लेकिन ये ज्यादा अनुप्रास, यमक, श्लेष से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं या 10th है 12th में, ये हर क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब आपको देखिए, सबसे पहले अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा। हमको आज पढ़ना है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि सबसे पहले अनुप्रास अलंकार दिया है। ठीक है ना। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको उसकी परिभाषा पढ़नी होती है। अगर हम परिभाषा पढ़ लेते हैं तो अच्छे से समझ आ जाता है। ठीक है ना, क्योंकि परिभाषा में सब कुछ छिपा रहता है। अगर परिभाषा आपने समझ लिया तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए, अनुप्रास अलंकार, जिस रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो। तो बार बार का मतलब एक से अधिक बार हुआ तभी तो बार बार कहा जाएगा। बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जैसे आपने अलंकार की परिभाषा पढ़ी थी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। उसमें जो उसमें सुंदर सौंदर्य होता है, उससे चमत्कार उत्पन्न होता है। उसी तरह से जिस रचना में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है ना, और बार बार आवृत्ति के कारण उसमें जो चमत्कार उत्पन्न होता है, वही अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, कि जिस रचना में, जिस काव्य में व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कुल कानन कुंडल मोर पंखा, उर्पे बनमाल विराजती है। ठीक है ना। तो कुल कानन कुंडल मोर पंखा, इसमें क यानी कि क की आवृत्ति कितनी बार होती है? क की आवृत्ति 3 बार। ठीक है ना, इसलिए चमत्कार भी उत्पन्न होता है। और यहाँ पे ब की आवृत्ति, ठीक है, 2 बार। ब की आवृत्ति 2 बार, ब की आवृत्ति 2 बार। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ पे नाव की भी आवृत्ति 2 बार हुई है, तो क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आवृत्ति जो देखी जाती है पहले और अंतिम वर्ड की देखी जाती है, बीच वाले की नहीं। ठीक है ना, इसीलिए इसको नहीं मानेंगे, इस न को नहीं करेंगे। तो हमेशा पहला, देखिए यहाँ भी ब है, यहाँ भी दोनों पहला है, यहाँ पे क पहला, क पहला, क पहला। ठीक है ना, या तो पहला होता है या तो आखिरी होता है। ठीक है, तो ये आपको सब यहाँ क की जो आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार, देखिए चमत्कार उत्पन्न हुआ। ब की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए चमत्कार उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। ये थी कि मतलब जब व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है, 2 बार 3 बार, एक बार को तो आवृत्ति मानी नहीं जाएगी, जब एक से अधिक होगा तभी आवृत्ति होगी। तो 2 बार 3 बार होती है तो क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है। अब हम अनुप्रास अलंकार के भेद पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद: छेका अनुप्रास, वृत्तिया अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, श्रुतिया अनुप्रास, अनंत्या अनुप्रास।
यानी कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास, वृत्त्या, लाटा अनुप्रास, श्रुत्या अनुप्रास और अनंत्या अनुप्रास। ये 5 भेदों को भी उदाहरण से, परिभाषा से समझेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए गाइस, अभी तक आपने पढ़ा था शब्दालंकार के भेद में अनुप्रास अलंकार को। आपने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा भी पढ़ ली, ठीक है ना, और उसको अनुप्रास अलंकार के भेद को भी पढ़ा। आपको पता चल गया कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। हम 5 भेदों को पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो और मैं इतने आसान तरीके से और छोटे छोटे ट्रिक से बताई हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, एक ही बार वीडियो देखने में आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा, दोबारा आपको देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है ना। अगर वीडियो को पूरा देख कर आप करते हैं तो आपको अनुप्रास अलंकार के 5 भेद को इतने अच्छे तरीके से, इतने शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है कि आपको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है छेका अनुप्रास, ठीक है ना। इसमें देखिए, किसी वर्ड की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, ठीक है। किसी वर्ड की आवृत्ति अगर 2 बार होती है तो वहां छेका अनुप्रास होता है। इस बात को बस याद रखे रहिएगा कि छेका अनुप्रास में 2 बार वर्ड की आवृत्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं। इसमें देखिए क 2 बार आवृत्ति हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको इस तरह से आप सोच सकते हैं ये क, लेकिन ये बीच में है, नहीं, हमको पहले और आखिरी वर्ड की आवृत्ति ही ली जाती है। तो यहाँ पे क्या है, क और क की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसीलिए छेका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है? छेका अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है वृत्त्या अनुप्रास, ठीक है ना। वृत्त्या अनुप्रास में 3 या 3 से अधिक बार, जब किसी पंक्ति के अंदर 3 या 3 से अधिक बार की आवृत्ति होती है तो वहां होता है वृत्त्या अनुप्रास, ठीक है ना। इस बात को आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कैसे याद करें, किस अलंकार में 2 बार है, किस बार वृत्ति, लेकिन कम 1-2 बार आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मतलब इतने बड़े तरीके से नहीं समझाया गया कि बस 2 बार 3 बार पढ़िएगा। अरे छेका अनुप्रास से 2 बार, वृत्त्या अनुप्रास 3 बार, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे करके तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वृत्त्या अनुप्रास में 3 या 3 से अधिक बार की आवृत्ति होती है तो वृत्त्या अनुप्रास। इसमें देखिए क की आवृत्ति कितनी बार हुई है, क, ठीक है ना, यानी कि 2 बार तो नहीं माना जाएगा। न की आवृत्ति देखिए, न, यहां भी न है, फिर ये भी न है और ये भी न, यानी कि 3 से अधिक बार हुई है, ठीक है ना। कितनी बार हुई? 5 बार हुआ है, तो यानी कि यहां 5 बार आवृत्ति हुई है। न की आवृत्ति 5 बार होने के कारण ये वृत्त्या अनुप्रास है, क्योंकि 3 से अधिक बार, 3 है फिर 3 से अधिक बार होगा तो वृत्त्या अनुप्रास, ठीक है ना। उसके बाद आता है लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास में होते हैं, इसमें वाक्य की आवृत्ति, ठीक है, होती है। इसमें ना वर्ड की आवृत्ति नहीं, वाक्य की आवृत्ति होती है। जो वर्ड होता है, सॉरी, वाक्य होता है उसकी आवृत्ति होती है, उपवाक्य की होती है। और ठीक है, इसमें जैसे, और कैसे आपको मतलब उसका जो वाक्य का जो अर्थ निकलेगा, मिलता जुलता अर्थ निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मिलता जुलता अर्थ निकलेगा और वाक्य की आवृत्ति होती है। कैसे वाक्य की आवृत्ति है, ये देखिए, पूत कपूत तो काहे धन संचय, ठीक है ना। पूत कपूत काहे धन संचय, पूत सपूत तो काहे धन संचय, ठीक है। देखिए, ये आपका उदाहरण बहुत मतलब फेमस है, अक्सर आपके एग्जाम में देता है, अक्सर आपके बुक में भी देता है, चाहे किस भी क्लास में हो, ये उदाहरण देता ही देता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये उदाहरण मैंने भी लिया है आपको पढ़ाने के लिए, ताकि आपको अच्छे समझ में, क्योंकि आप बुक देखेंगे तो बुक में भी मिलेगा, कहीं भी किसी की वीडियो देखेंगे तो भी मिलेगा, और एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आपके ये लाटा अनुप्रास का ये जो आपका उदाहरण बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। पूत कपूत तो काहे धन संचय, यहाँ क्या है, वाक्य की, मतलब ये वाक्य तो आपको ये पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसमें से जो आप लेंगे उसको छोटा जो वाक्य होगा तो वो ना होगा आपका उपवाक्य। तो क्या है, तो काहे, जो तो काहे है और इसमें तो काहे, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर धन संचय और धन संचय, यानी कि इसमें वाक्य की आवृत्ति अगर होती एकदम सेम टू सेम यही होता तो भी, या फिर उपवाक्य की आवृत्ति, ठीक है, या लिखा भी है कि या तो इसमें वाक्य कहां गया,
या तो इसमें वाक्य की आवृत्ति होगी, उपवाक्य की होती है, ठीक है ना। देखिए, पूत कपूत काहे धन संचय, अगर पूत कपूत रहेगा तो धन संचय करने से फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा। पूत सपूत तो दाहे तो काहे धन संचय, अगर पूत बढ़िया है, अगर मतलब लड़का अच्छा है, धन संचय करेंगे तो भी अच्छा है, मतलब वो आपको अगर नहीं भी करेंगे तो वो बना लेगा, ठीक है। आप वो आपका समझदार है, अच्छा है, तो वो बना लेगा। लेकिन अगर अब नहीं अच्छा है, कपूत है, तो बर्बाद कर देगा, यही इसका मतलब है। तो यहाँ पे इस बात तो काहे और तो काहे की आवृत्ति हुई है, धन संचय और धन संचय की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये लाटा अनुप्रास है। ये याद रखिएगा, लाटा अनुप्रास में वाक्य उपवाक्य की आवृत्ति होती है। उसके बाद अनंत्य अनुप्रास। अनंत्य अनुप्रास में अंत में, अनंत्य से ही मतलब हो गया अंत, ठीक है ना। दो शब्द से मिलकर बना, अंतिम अक्षर के दो शब्द से मतलब अनंत्य अनुप्रास, यानी कि दो शब्द से मिलकर बना है, अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है। अनंत्य से ही समझ जाएगा, ये तो सबसे आसान है, समझ लीजिएगा कि अनंत्य का कहीं आएगा तो समझ लीजिएगा कि अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है। गुरु पद मृदु मंजुल अंजन, ठीक है। नयन अमे दृग दोष विभंजन, ये अंतिम शब्द ये है, ठीक है ना, दो शब्द से मिलकर बना, ठीक है ना। अंजन और ये विभंजन, इनकी आवृत्ति हुई है। अंजन और विभंजन एक ही है कि नहीं, इसको विभंजन पढ़ेंगे तो व्यंजन आएगा और अंजन, यानी कि इन अंतिम की आवृत्ति हो रही है। अंजन और विभंजन एक ही जैसा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अनंत्य अनुप्रास, ठीक है ना। फिर आते हैं श्रुत्य अनुप्रास। इस अलंकार में माधुर्य वर्ग की आवृत्ति होती है। अब आप समझेंगे माधुर्य वर्ग क्या है, तो आपको वर्ग में पढ़ना होगा, पढ़े होंगे। माधुर्य वर्ग की आवृत्ति यानी कि त वर्ग की, त वर्ग में क्या आता है, त थ द ध न, इनमें से कोई भी वर्ड पांच में से, ठीक है, पांच होगी होते हैं, त थ द ध न, इन पांचों में से किसी भी वर्ड की आवृत्ति होती है तो क्या होगा आपका श्रुत्य अनुप्रास, ठीक है। श्रुत्य अनुप्रास में माधुर्य वर्ग यानी कि त थ द न पांच वर्णों में से किसी की आवृत्ति होती है तो क्या होता है आपका श्रुत्य अनुप्रास। ये भी आपका जो उदाहरण मैंने लिया है, ये भी बहुत किताबों में दिया रहता है और एग्जाम्स में आते, इसीलिए मैंने ये दो उदाहरण आपके मैंने ऐसे लिए जो बहुत ज्यादा ही आता है, इसी वजह से लिया गया। दीनान था वे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह गवाल बात। देखिए द और ये द, ठीक है ना, त थ ध न, अब द इसमें भी आया, ठीक है ना, द इसमें भी आया, यानी कि माधुर्य वर्ग में आता है। अब बाकी कुछ है तो न यहाँ बीच में है तो न, तो इसको माना ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों बीच में आता है तो न है ही नहीं, यहाँ पे न एक वही, जब यहाँ दो एक हो जाएगा। बाकी किसी की आवृत्ति नहीं हो रही, केवल द वर्ग की, सॉरी द वर्ग की आवृत्ति हो रही है। तो द वर्ग किसमें आता है, माधुर्य वर्ग में, यानी कि त वर्ग में, तो ये हो जाएगा श्रुत्य अनुप्रास। अब एक बार आपको फिर से मैं रिपीट ऐसे कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। बस ये याद रखिएगा, छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास में क्या होता है, दो बार आवृत्ति होती है, किसी भी वर्ड की दो बार आवृत्ति होगी, ठीक है। बस दो बार आवृत्ति देखिएगा, जो उदाहरण दिया रहेगा, ठीक है ना, जो उदाहरण दिया रहेगा उसको समझिएगा क्या दो बार, पहले देखिएगा कितने बार आवृत्ति है, अरे ये तो दो बार आवृत्ति है, तो दो बार आवृत्ति इसका मतलब ये छेका अनुप्रास हो गया, हटाओ इसको, ये छेका अनुप्रास है। दूसरा जब आइएगा तो देखिएगा, अरे ये जो आपको उदाहरण दिया रहेगा तीन है, तीन से अधिक बार है, ओह ये तो वृत्त्यानुप्रास हो गया, ठीक है ना। बस ये याद रखिए कि दो बार में किसमें है छेकानुप्रास, तीन बार किसमें है वृत्त्यानुप्रास में, वाक्य की उपकार किसमें लट, ऐसे करके याद रखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अरे लाटानुप्रास यानी कि इसमें तो वाक्य की या उपवाक्य की होती है, तो देखिएगा, और अक्सर आप ये उदाहरण को देखेंगे कि आपके आता ही है लाटानुप्रास था, तो काहे और धन संचय, तो काहे धन संचय, ठीक है। तो ये सोचिएगा, अगर वाक्य और उपवाक्य का तो लाटानुप्रास में, ये लाटानुप्रास हो जाएगा। अनंत्य से समझ लीजिएगा अंत का, तो देख लीजिएगा अंत का जो भी उदाहरण दिया रहेगा अंत का आवृत्ति हो रही है तो अनंत्यानुप्रास हो जाएगा। फिर है श्रुत्यानुप्रास, इसमें ये याद रखिएगा माधुर्य वर्ग की आवृत्ति होती है, ठीक है। तो माधुर्य वर्ग कौन सा होगा, त वर्ग, त वर्ग में कितने वर्ड आते, पांच,
उन 5 में से आवृत्ति होगी तो हो जाएगा। ठीक है ना गाइस, मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल से पूरा अच्छे से ये आपको अलंकार का अनुप्रास अलंकार को आपको समझाया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया हो और मेरी वीडियो को पसंद भी आप करेंगे। तो जाने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।